नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट में। ये टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट्स। इसका मतलब क्या है, एक मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत ही जरूरी है तो राइट क्वांटिटी के रूप में मटेरियल्स क्या करे, परचेज करे, यानी उसके पास में एक सही मात्रा में मटेरियल्स अवेलेबल होनी चाहिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट्स को हम इन्वेंट्री कंट्रोल बोलते हैं, लिख लेंगे इसको हम इन्वेंट्री कंट्रोल बोलेंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल बोलेंगे। सर इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब पता क्या होता है, राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स। सर ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है, अगर आप मेरे को ध्यान से इसको देखोगे ना, राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स। किसी भी मैनेजमेंट्स के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कतें होती है ना, वो इन्वेंट्री को कंट्रोल करना होता है, यानी इन्वेंट्री को मैनेज करना होता है। इसका मतलब है बहुत कम भी इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए, यानी स्टॉक बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। सर कैसे कम और ज्यादा होगा, ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बोलना क्या चाह रहे हैं आप? बोल रहे हैं इन्वेंट्री बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और इन्वेंट्री बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग ये सीखेंगे जो इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्या होगा, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि इन्वेंट्री कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसकी दो ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव और सेकेंड ऑब्जेक्टिव को बोलते हैं फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। इसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड। ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव। कितने ऑब्जेक्टिव हैं? मैंने बोला दो ऑब्जेक्टिव है। एक है आपका ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, और दूसरा है आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। पहला क्या है, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। यानी कि इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या होता है, राइट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो आपके पास में अवेलेबल है, आपके पास में एक्सेस मटेरियल भी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए और कम भी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, इस मात्रा में अवेलेबल होनी चाहिए ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सको, अचीव कर सको। तो दो ऑब्जेक्टिव है, इसको अचीव करने के लिए, इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए, पहला क्या है बच्चों, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव है, दूसरा क्या है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है। तो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव में लिख लीजिएगा फंड ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्री, फंड ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्री शुड नॉट बी लेस देन should not be less than, should not be, या ऐसे भी लिख सकते हैं should not be too less, should not be too less that it hampers productions, that it hampers productions. Fund blocked in inventory should not be too less that it hamper production. सर क्लियर है? पता है इसका मतलब क्या है, इतना भी कम नहीं होनी चाहिए जिससे कई बार या बार बार क्या हो जाए, प्रोडक्शन रुक जाए। दूसरी वर्ड में अगर आप समझोगे, जब भी आप बच्चों प्रोडक्शन करते हो तो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज दिखाई देता है। तो मेरा यह मानना है हमें इतना रॉ मटेरियल रखना चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्शन हैम्पर ना हो, यानी कम से कम हमारे पास में इतनी तो रॉ मटेरियल होनी चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्शन नहीं रुके। कम से कम हमारे पास में इतनी रॉ मटेरियल होनी चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्शन इफेक्टेड ना हो।
प्रोडक्शन प्रभाव कब होता है? जब हमारे पास में शॉर्टेज होता है तब प्रोडक्शन प्रभाव होता है। जब हमारे पास में शॉर्टेज ही नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं करेगा। होप सो समझ में आ रहा है क्या? यानी शॉर्टेज दिखाई नहीं देनी चाहिए, शॉर्टेज दिखाई नहीं देनी चाहिए। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव का, तो लिखिएगा फंड ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्री should not be too high, should not be too high that it result in huge interest loss. Huge interest loss. मैंने बोला फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, फंड ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्री शुड नॉट बी टू हाई दैट इट रिजल्ट इन ह्यूज इंटरेस्ट लॉस। इसको बहुत ही साधारण सा वर्ड में मैं आपको समझा रहा हूं। आप ये समझिए, आपको पूरे 12 महीने में इन्वेंट्री की जरूरत है। पूरे 12 महीने में आपको मान लीजिए 1 लाख यूनिट्स की जरूरत होती है, और आपने क्या किया, 12 महीने के यूनिट्स ने एक बार में ही खरीद लिया। 12 महीने की यूनिट्स आपने क्या कर लिया, एक बार में ही खरीद लिया। और आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 10 का 10 लाख रुपया को आपने क्या कर लिया, इन्वेंट्री परचेज कर लिया। अब मेरे को बताओ, ये जो फंड है ये 1 साल के लिए ब्लॉक हो गया कि नहीं हो गया? अगर उस पैसे को हमारी एक्टिविटी होगी 9-10 महीने के बाद, और पैसा कब हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आज हम ब्लॉक कर रहे हैं। अब अगर उस पैसे को मैं किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट्स कर रखा होता, या मैं कुछ कर रहा होता, तो मुझे उसके ऊपर तो इंटरेस्ट मिल रहा होता ना। अगर मुझे ये बताइए, मेरे को इस जो ये है ना इन्वेंट्री, इसकी यूटिलाइजेशन कब है, 10-12 महीने के बाद है, लेकिन मैं खरीद कब लिया हूं, अभी खरीद लिया हूं। तो जो पैसा मैंने डाल दिया है उसके ऊपर मुझे नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरा फंड क्या हो गया, ब्लॉक्ड हो गया। आपको अगर किसी के द्वारा आपको ये बोला, देखो भैया अभी ये खरीद लो, सस्ते दाम पे मिल रहा है, तो आपने क्या किया, सारा पैसा वहीं पर लगा दिया। और आपको पता है उस प्रोडक्ट को खरीद करना आपको अभी फायदा नहीं होगा, आपको कई महीनों के बाद बेनिफिट्स मिलेगा। उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस में आप अभी यूज करने वाले नहीं हो, तो क्या उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। तो मेरा ये कहने का साधारण सा वर्ड था, अगर उस पैसे को मैं बैंक में रखूं, कहीं इन्वेस्टमेंट्स करूं, किसी भी जगह पे पैसा लगाऊं, तो उससे हमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर 10 लाख के ऊपर हमें 10% हर महीना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हर महीना कितना मिल रहा है, 10,000 रुपये मैं कमा रहा हूं। तो अगले 8 महीना में मैं कितना कमा सकता था, 80,000 रुपया कमा सकता था। लेकिन 80,000 रुपया मेरा क्या हो गया, लॉस हुआ कि नहीं हुआ? ये तो मैं तब बोल रहा हूं, ये सिपरा मैं तब बोल रहा हूं जब मैं ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूं, जब मैं खुद का पैसा बिजनेस में लगा रहा हूं। जब मैं खुद की पैसा कहां लगा रहा हूं, बिजनेस में लगा रहा हूं। जब मैं खुद की पैसा कहां लगा रहा हूं, बिजनेस में लगा रहा हूं। तो उस पैसे को मैं अगर कहीं और इन्वेस्टमेंट्स करता तो उससे हमें क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। लेकिन अब यहां पर ना आदित्य उल्टा हो गया। क्या हुआ, जो मैं अपना पैसा नहीं लगा रहा हूं, मैंने बैंक से और दूसरे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी क्रेडिटर्स या किसी से भी, इन्वेस्टर से मैंने क्या ले लिया है, लोन ले लिया है। और लोन लेके मैं पूरे साल भर का मटेरियल्स परचेज कर रहा हूं। तो अब हर महीना मेरा प्रोडक्शन होगा 12 महीने के बाद, 11 महीने के बाद, 10 महीने के बाद। लेकिन जिससे मैंने लोन लिया है उसको हर महीना मैं क्या पे कर रहा हूं, इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। तो मेरा कॉस्टिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो मेरे लिए ह्यूज इंटरेस्ट लॉस है कि नहीं है? होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा। चाहे आप अपना पैसा लगाओ, चाहे आप ऐसा किसी और का लगाओ, इतने का आपका क्या होगा, इंटरेस्ट लॉस तो होगा ही होगा। कोई दिक्कत हो रही है आपको यहाँ तक? ये तो पूरा क्लियर हो गया। तो अब आपको समझ में आ रहा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसा है, इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 ऑब्जेक्टिव को अचीव करना पड़ेगा। एक क्या है, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, इतना तो फंड होना चाहिए जो कम से कम शॉर्टेज ना हो, क्लियर है ना। और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, इतना भी ज्यादा मत कर दो जो आपका क्या हो जाए, ह्यूज इंटरेस्ट लॉस हो जाए। यानी बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है।
होता है ना, आप स्टार्टिंग में इतना भी मत पढ़ लो तो पगला जाओ, इतना भी कम मत पढ़ो जो क्या हो जाओ, फेल कर जाओ। दोनों ही चीज गड़बड़ है। 24 घंटा बुक लेके बैठे हुए हो तो भी दिक्कत है, और बिल्कुल ही बुक लेके नहीं बैठ रहे हो तो भी तो प्रॉब्लम है ना। समझ में आ रहा है क्या? ये था इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हम बात कर रहे हैं टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की टेक्निक्स क्या है? फर्स्ट जो टॉपिक आता है ये है, लिख लीजिएगा, मीन मैक्स प्लान। मिनिमम मैक्सिमम प्लान भी हम इसको बोलते हैं। सबसे आसान और सबसे ओल्ड मेथड होता है ये, सबसे आसान और सबसे ओल्ड मेथड होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम प्लान। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस मेथड की हम बात कर रहे हैं ना, इससे रिलेटेड हमारा प्रैक्टिकल एंड यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, मिनिमम और मैक्सिमम प्लान से रिलेटेड। कोई दिक्कत है? ये सबसे आसान और सबसे ओल्ड मेथड है। इसको किस तरीके से समझेंगे, ये देखिए, हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो मिनिमम लेवल क्या होगा? ये हमारा हो गया मिनिमम लेवल। ये क्या हो गया हमारा? मिनिमम लेवल। और आप इसको रीऑर्डर पॉइंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रीऑर्डर पॉइंट बोल सकते हो। हम क्या बोल सकते हैं इसको? रीऑर्डर पॉइंट बोल सकते हैं। ये जो है ना, इसको बोलते हैं मैक्सिमम लेवल। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिमम लेवल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? सर इसका मतलब पहले समझाइए मिनिमम लेवल क्या है। देखिए, आप एक मिनिमम लेवल डिसाइड कर लो, आप एक मिनिमम लेवल डिसाइड कर लो, तो कम से कम आपके पास में तो उतनी इन्वेंट्री होना चाहिए। सर समझ में कुछ नहीं आया। मैं ये डिसाइड करता हूं जब हमारे गोडाउन में या तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में कम से कम इतना तो यूनिट्स होना चाहिए, कम से कम इतना तो यूनिट्स होना चाहिए। मान लीजिए मैंने ये बोला जो हमारे गोडाउन में ना कम से कम हमेशा 100 यूनिट्स होनी चाहिए, तो 100 यूनिट्स क्या हो जाएगा? हमारा मिनिमम लेवल हो जाएगा, यानी कि वो मिनिमम पॉइंट्स हो जाएगा। मैक्सिमम लेवल का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा कितना इन्वेंट्री लग सकता है हमें। हमारी प्रोडक्शन कब नहीं रुकेगा? जब हमें ये पता रहेगा मिनिमम कितना इन्वेंट्री होनी चाहिए और मुझे कितना, मेरी जो प्रोडक्शन यूनिट्स है उसमें मैक्सिमम कितना इन्वेंट्री लग सकता है। यानी कि मैं बोल रहा हूं मेरे पास में हमेशा 100 यूनिट्स होनी चाहिए, तो ये क्या हो गया? हमारा मिनिमम लेवल हो गया। उससे कम होने से ही दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, यानी शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्टेज होना सही बात नहीं है। और मैक्सिमम लेवल बोलता है हमारे पास में कितना ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए जिससे हमारा काम चल जाए। और इन दोनों के बीच के पॉइंट्स को, इन दोनों के बीच के पॉइंट्स को बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। इन दोनों के बीच के पॉइंट्स को हम बोलते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। इसका मतलब है जब भी आप मिनिमम लेवल को टच करोगे, ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप मिनिमम लेवल को टच करोगे, यानी इस लेवल को टच करोगे ना, जब भी आप मिनिमम लेवल को टच करोगे ना, तो इतनी माल खरीद लेना जिससे आप मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाओ। जब भी आप मिनिमम लेवल को टच करोगे तो इतनी माल आप खरीद लो जिससे आप कहां पर पहुंच जाओ? मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाओ। तो इसे हम रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। आपका मिनिमम लेवल कितना है? 100 है, और मैक्सिमम लेवल आपका 500 है। यानी कि मैक्सिमम कितना यूनिट्स लगता है आपके प्रोडक्शन के लिए? 500 से ज्यादा नहीं लगता है। इतने समय के अंदर आपको 500 से ज्यादा यूनिट्स नहीं लगेगा। तो जैसे ही आप 100 यूनिट तक पहुंचोगे, जैसे जैसे वो प्रोडक्शन में यूनिट्स रॉ मटेरियल यूज होते चला जाएगा, वो क्या होता चला जाएगा? कम होते चला जाएगा। कम होते होते कहां तक आ गया? 100। तो आपको कितने का ऑर्डर दे देना है? और 400 का और ऑर्डर दे देना है। तो 100 + 400 कितना हो गया? 500 हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है ना? यानी कि EOQ यानी कि रीऑर्डर क्वांटिटी क्या है? रीऑर्डर क्वांटिटी है मिनिमम लेवल, सॉरी मैक्सिमम लेवल क्या है? मिनिमम लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर से रिपीट करूं? मैं फिर से रिपीट करता हूं। कम से कम कितना माल आपके पास में होना चाहिए,
उससे बोलता है मिनिमम, हमेशा स्टॉक्स में मेरा पड़ा हुआ रहेगा। उससे कम होने का मतलब है मेरे लिए शॉर्टेज स्टार्ट हो जाएगा, जो कि सही हमारे लिए नहीं है। तो मिनिमम कितना चाहिए हमारे पास में? 100 का होना ही चाहिए। 100 का होना चाहिए मतलब होना चाहिए। आपको मैक्सिमम कितना लगता है यूनिट्स? 500 लगता है। तो ये क्या हो रहा है, ये इस प्रकार का, आप ध्यान से देखिएगा, ये मिनिमम लेवल है, ये मैक्सिमम लेवल है, और ये क्या है? मिनिमम लेवल है। ये ऐसे था, फिर ऐसे 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 क्या हो रहा है, यहां तक गया। क्लियर कि नहीं है? तो जैसे ये यहां तक गया तो इसका मतलब क्या है, किसको टच कर दिया है? मिनिमम लेवल को। फिर हमें क्या करना है? परचेज करना है। फिर हम मटेरियल्स लेके आए। अब धीरे धीरे मटेरियल फिर क्या हो रहा है? खाली हो रहा है। फिर जैसे ही यहां पर टच करेगा फिर से ऑर्डर दे दो, फिर जैसे टच करेगा फिर से ऑर्डर दे दो, जैसे टच करेगा फिर से ऑर्डर दे दो। तो ये क्या था? 100 यूनिट्स का मैंने ऑर्डर दिया। कितने यूनिट्स का ऑर्डर दिया? 100 यूनिट्स का ऑर्डर दिया। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा मिनिमम लेवल को टच करेगा हम फिर से ऑर्डर दे देंगे, सप्लायर भैया 400 यूनिट्स और खरीदना है, जल्दी से भिजवा दो, 5 दिन के अंदर भिजवा दो। कितने दिन के अंदर भिजवा दो? 5 दिन के अंदर भिजवा दो। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि 5 दिन के अंदर हम कहां तक पहुंच जाएंगे? 100 यूनिट तक पहुंच जाएंगे, तो हमारा प्रोडक्शन कहीं रुक ना जाए। तो फिलहाल तो हम यहां से यूज कर रहे हैं, लेकिन आप जल्दी जल्दी सामान को भेजो। क्लियर है ना? जैसे ही वो दिया 400 यूनिट भेज दिया, आप कहां तक पहुंच गए? 500 तक पहुंच गए। यानी कि आपको ये लेवल मेंटेन करना है, नहीं तो शॉर्टेज होने का मतलब है बिजनेस की बर्बादी आपका स्टार्ट हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आ रहा है क्या? यानी ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? ये आपके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। सबसे ओल्डेस्ट मेथड है और सबसे सूटेबल मेथड है। तो हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी क्या करेंगे? हम इसको यूज करेंगे। होप सो आपको पूरी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैक्सिमम लेवल तक पहुंचने को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम लेवल। उसके बाद मैंने क्या बोला? कम से कम कितना हमारे पास में होना चाहिए? मिनिमम लेवल है। जैसे मिनिमम लेवल तक पहुंचते हैं हमें फिर क्या करना है? रीऑर्डर दे देना है। कोई दिक्कत है? क्लियर है कि नहीं? यहां तक ये कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, यह है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। लिखिएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सर ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? कम से कम कितना माल रखो जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, इसे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, कम से कम हम कितना माल रखें जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो, इसे हम क्या बोलेंगे? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलेंगे। आप इसको बफर स्टॉक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? बफर स्टॉक्स भी बोल सकते हो। सेमे वाले ध्यान से समझिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? बफर स्टॉक्स भी बोलते हैं। इसको इस तरीके से समझिएगा, आपके पापा ना घर से निकलते वक्त में आपको 100 रुपया दे रहे हैं। अब बोलता है बेटा कम पड़ जाएगा क्या? तो एक काम करो ना, तुमको 150 रुपया दे देता हूं। ऐसा होता है कि नहीं? कई बार कम तो नहीं पड़ेगा ना? हो जाएगा ना? कम तो नहीं पड़ेगा, हो जाएगा ना? मुझे लगता है ना थोड़ा सा। तो मम्मी उधर से आती है ना किचन से, हमेशा आप 100 रुपया ही देते हैं इसको, ये हमेशा दिक्कत में रहता है। बोलता है मम्मी मेरा पैसा क्या हो गया? कम पड़ गया। तो एक काम करिए ना, मेरा लाडला बेटा है, एक काम करते इसको 50 रुपया और क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो मम्मी के बोलने से पापा जो है ना वो कितना दे दिए? 150 रुपया दे दिए। आपकी रिक्वायरमेंट कितने की थी? 100 का। आपको मिल कितना रहा है? तो ये 50 रुपया है ना, ये 50 रुपया को हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी कि ये आपके लिए क्या रहेगा? यूज करने के लिए एक्स्ट्रा आपके पास में पड़ा हुआ रहेगा। सेम होता है स्टॉक्स में। हम कुछ ना कुछ हमेशा जितने लेवल चाहिए ना उसके अलावा भी क्या करते हैं? कुछ ना कुछ बचा के हाथ में रखते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हमने रखा हुआ है। जब भी प्रॉब्लम होगा या मेरे पास में स्टॉक्स इमरजेंसी के वक्त में नहीं होगा, तब वहां से क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। होप सो अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझ में आ चुका है। नेक्स्ट जो है इनमें इसका ये है, लिखिएगा स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट कॉस्ट सर ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है, स्टॉक आउट कॉस्ट। सर स्टॉक आउट कॉस्ट का मतलब क्या होता है ये समझिएगा। देखिए मैं इसको बिल्कुल ही साधारण सा वर्ड में समझा रहा हूं। मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था। मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था। एक कस्टमर्स कॉल करता है, बोलता हेलो, हाँ संदीप जी मेरे को ना इतने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट्स है, इतने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स है, आप मैन्युफैक्चरिंग करके हमें दे दीजिए। अब मेरा दिमाग में आया यार ये तो बहुत पुराना कस्टमर्स है,
और हमारे पास में रॉ मटेरियल अवेलेबल भी नहीं है प्रोडक्शन करने के लिए। अब हम क्या करें? अब जिस कस्टमर्स को, अगर ये कस्टमर, इसलिए कस्टमर मेरे पास में आया है, अगर वापस चला जाएगा ना, तो रॉ मटेरियल्स को स्टॉक आउट था कि नहीं था, यानी स्टॉक मेरे पास में अवेलेबल नहीं था, इसलिए क्या हो गया, चला गया, तो ये हमारे लिए लॉस है कि नहीं है? हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है कि नहीं है? लॉस, ऑफ कोर्स लॉस है। तो कस्टमर्स को रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी की वजह से, कस्टमर्स को रॉ मटेरियल की अनअवेलेबिलिटी की वजह से हमने माल उसको दिया नहीं दिया, तो जो हमारी कस्टमर है वो कहीं दूसरी जगह पे चला जाएगा, और एक बार उसको दूसरी जगह का आदत पड़ जाए तो फिर तो हाथ से क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा। है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया, अरे यार प्रोडक्ट का प्राइस कितना था, 5,000 रुपया था, और 5,000 रुपया का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट देना है उसको, जिसमें से हमारा सिर्फ प्रॉफिट कितने की होती है, 500 रुपया की प्रॉफिट होती है। प्रोडक्ट की प्राइस 5,000 की है, जिसमें से हमारी जो प्रॉफिट है वो कितने की है, 500 रुपए की प्रॉफिट है। अब हम क्या किए, तुरंत हम अपने कंप्यूटर से कॉल किए, बोले अभिषेक जाओ कंप्यूटर के पास में से और पूछ के आओ जो इस रॉ मटेरियल के लिए वो कितना पैसा लेगा। सारा सामान बना बनाया है, तो रॉ मटेरियल के नहीं, पूरा सामान बना बनाया सामान खरीद के लेके आ जाओ। मैं 5,000 रुपया का सामान अगर उसको बेचूंगा तो मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा था, 500 का। अभिषेक बोले भैया ये तो 6,000 रुपया मांग रहा है, हम कितने में सेल करने वाले थे, 5,000, लेकिन हमारे कंपटीटर्स उस प्रोडक्ट के लिए कितना डिमांड कर रहा है, 6,000 रुपया। हम अपना 1,000 रुपया लॉस करके वो प्रोडक्ट लेकर आएंगे और 5,000 में हम अपने कस्टमर्स को बेचेंगे, तो हमें कितने का नुकसान हुआ, 1,000 का नुकसान। पहला तो तब जब हमारे पास में रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं था, दूसरा तब जब हम अपने कंप्यूटर से खरीद के लेकर आए और कितने का नुकसान कर बैठे, 1,000 का नुकसान। तीसरा देखो, ये आपके लिए फ्यूचर लॉस है कि नहीं है, ये आपके लिए फ्यूचर लॉस है, क्योंकि रॉ मटेरियल का शॉर्टेज होना आज का लॉस नहीं है। हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक चीज बोलते हैं, बेटा पढ़ाई करो, कंसिस्टेंसी और रेगुलर रहो, है कि नहीं है? तो फ्यूचर लॉस है कि नहीं है? तो फ्यूचर लॉस से एक्सपेक्टेशन हमारे लिए सही है कि गलत है? गलत है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरी बात है, स्टॉक आउट होना मतलब गुडविल की लॉस। स्टॉक आउट होना मतलब गुडविल की लॉस। कस्टमर को लग रहा है ये प्रोडक्ट हमें क्या नहीं करने वाला है, अवेलेबल करने वाला नहीं है, इसके पास में प्रोडक्ट रहता ही नहीं है। जब इसके प्रोडक्ट रहता ही नहीं है तो मैं ऑर्डर इसके पास में नहीं दूंगा, मैं ऑर्डर कहीं और दूंगा, मैं ऑर्डर कहीं और दूंगा। भाई वो पहले बोले ना भाई यहां मत जा, इसके स्टॉक्स रहता नहीं है, तब वो ऑर्डर कहीं और दे देगा कि नहीं दे देगा? दे देगा। जैसे मेरी ऑफलाइन की शिफ्ट क्लासेस था, तो हमने क्या कर लिया, ऑफलाइन रिकॉर्डेड और ऑनलाइन सब मोड में शिफ्ट कर गया, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब क्या है ना, स्टूडेंट्स को अनअवेलेबिलिटी का कोई ये रहेगा, डाउट रहेगा ही नहीं, उसको हर एक चीज क्या हो जाएगा, समय से बहुत पहले ही मिल जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुडविल की अलग लॉस है, फ्यूचर लॉस अलग है, कंपटीशन में मैंने पैसा गंवा दिया वो अलग है, मेरे पास में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था वो अलग था। इससे बोलते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? स्टॉक आउट कॉस्ट। कोई दिक्कत है आपको यहां तक? तो ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट क्लास हम टू बिन सिस्टम्स की बात करेंगे।